हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे क्लासेस बोर्ड फैक्ट विद प्रियांश पर। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 करेंगे। इससे पहले हम लोग 1.3 से रिलेटेड परिभाषा और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे थे और जितने भी उदाहरण थे 1.3 में हम लोग ने सब देखा। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का ऑल क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए पहले लिखते हैं हल। जो दिया है अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम लोग p को √5 को परिमेय संख्या मान लेंगे। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होने के लिए हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो लिखते हैं √5 बराबर p/q। अब कुछ नहीं है तो ऐसे ही रहने दो, या का चिन्ह पहले चूंकि, अब या का चिन्ह देते चलो। यहाँ पर हो गया, या का चिन्ह अभी नहीं देना है, ये हो गया। अब क्या करना है, जो कि √5 अपरिमेय संख्या एक प्रूव हो जाए। तो हम अब इसको स्थिति 1 मान लो, स्थिति 1, क्योंकि फर्स्ट स्थिति में हम लोग कर रहे हैं। दोनों पक्षों में यानी दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देंगे। वर्ग क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो चलिए दोनों पक्षों यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर तो करो वर्ग, यानी √5 का स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब या का चिन्ह देते चलो क्योंकि बराबर है। √5 का स्क्वायर करोगे तो इसके अंदर रूट अंदर 25 हो जाएगा। रूट अंडर 25 हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है दोस्तों, ये जो रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट रूट के अंदर 2 को 5 आ जाएगा। 2 को 5 आ जाएगा तो हमको पता है वर्गमूल जब निकालते हैं 2 गुमों से 1 लेते हैं। तो 2 को 5 था तो उस 2 5 में से 1 5 ले लेंगे। या तो रूट का स्क्वायर करिएगा तो रूट स्क्वायर से कट जाता है तो 5 आ जाएगा। p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर। अब कुछ नहीं है तो 1। अब क्या करो, इसको इधर भेज दो। q स्क्वायर ये 5 है, q स्क्वायर ये हो जाएगा p स्क्वायर बटा 5। यानी हम लोग कैंची गुना किए हैं। क्या किए हैं? कैंची गुना किए हैं। यानी इसको इससे ऐसे किए हैं, इसको ऐसे ऐसे। आपको पता होगा कैंची गुना, कैंची ऐसे ही बनता है ना, कैंची ऐसे गुना किए हैं, कोना कोनी। इसको इससे गुना किए हैं। तो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बट्टा 5। इसीलिए q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बट्टा 5। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। अगर मानने का इच्छा है तो आप मानने का इच्छा है, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे 1 लिया था। आपको 1 नहीं लेना है, मने मन करना है। तो इसको भी समीकरण फर्स्ट मान सकते थे, लेकिन हम लोग नहीं माने। इसको भी मानेंगे तो बात वही पड़ जाएगा और इसको भी मानेंगे तो बात वहीं पड़ जाएगा।
इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। तो देखिए स्थिति स्थिति इसको पहले घेर लो। P बराबर इसको मान लो 5m। P बराबर 5m। P बराबर क्या दोस्तों 5m। तो देखो स्थिति ये मान लो स्थिति 2 में लिखो, स्थिति 2। लेकिन स्थिति 2 से लिखने से पहले आपको पता है दोस्तों क्या करना है, इसको परिभाषा के रूप में लिखना है। अगर परिभाषा के रूप में नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा से लिखते हैं, चूंकि समीकरण फर्स्ट या स्थिति 1 में पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो 5 का गुणनखंड भी पी स्क्वायर से, क्योंकि 5 का जो गुणनखंड होगा वो पी स्क्वायर को विभाजित कर देगा। तो 5 का गुणनखंड से भी पी स्क्वायर विभाजित हो। ये आपको लिखना होगा। तो चलिए अब स्थिति 2 में इसको मिटा दो। स्थिति 2 में क्या करना है दोस्तों, P जो है P इसके जो बट्टा में जो है ना 5, इसको 5m के रूप में मान लेना। यानी हम लोग मान रहे हैं, आप अपने मन से कुछ भी ले लोगे। अल्फ़ाबेट जितना भी होता है 26 को होता है लेटर, उसमें से ABCD कुछ मान लो, सॉल्व कर देना है। यहाँ पे हम लोग P/Q माने हैं, लेकिन आप A/B भी मान सकते हो। ऐसा मैटर नहीं करता है कि हम लोग P/Q ही मानेंगे। और यहाँ पे P बराबर 5m हम मान रहे हैं, यानी m मान रहे हैं। यहाँ पर आप n भी मान सकते हो और r भी मान सकते हो, लेकिन P/Q नहीं मानना होगा, सेम टू सेम नहीं मानना है। तो चलिए स्थिति 2 मान ली है अब समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि समीकरण फर्स्ट में P का मान रखने पर अब चूंकि क्या है दोस्तों, चूंकि दिया है, चूंकि P स्क्वायर Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बट्टा 5। तो P का मान क्या है दोस्तों, P का मान 5 है। P का मान 5 है। Q स्क्वायर बराबर P का मान 5 स्क्वायर, 5 है तो 5m का स्क्वायर बट्टा 5। यही पर लेते चलो, क्योंकि जगह नहीं है। अगर जगह रहता तो हम लोग नीचे कर लेते। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, m का स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर, बट्टा 5। अब देखो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर,
अब एम स्क्वायर बराबर बट्टा में दे दो क्यू स्क्वायर बट्टा 5। इसीलिए यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है दोस्तों कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा 5। और यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यहाँ पर p है तो इसका अपोजिट क्यू स्क्वायर है, और बट्टा में 5 है, यहाँ पर भी बट्टा 5 है। इसको आप समीकरण सेकेंड मान लोगे। फिर जो यहाँ पर ये डिफिनेशन लिखे, यहाँ पर भी यही डिफिनेशन लिखना है। तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 में क्यू स्क्वायर है 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो 5 के गुणनखंड भी पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। पी स्क्वायर क्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पी स्क्वायर को किए थे, यहाँ पे क्यू है। क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। विभाजित मतलब भाग देना। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप मेरा प्रीवियस क्लास देख लोगे, जिससे समझने में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इतना हो गया ना, इतना हो गया। लेकिन अब क्या लिखना है, दोनों कंडीशन हो गया। पी स्क्वायर जो 5 से विभाजित है, तो 5 का गुणनखंड भी पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। इसमें क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, तो 5 का गुणनखंड भी क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो लिखना है अब स्थिति फर्स्ट व सेकेंड से स्पष्ट है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये दोस्तों नहीं लिखना है किताबी परिभाषा के, ये सब जो है यह विरोधाभास से हम पाते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। ऐसा कुछ नहीं मानना है दोस्तों, अपना डिफिनेशन दो जिससे एग्जाम में आप भूलो ना। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, अब स्थिति फर्स्ट व सेकेंड से स्पष्ट है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। वैसे भी समझ सकते हो, ये जो क्यू है इसके स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या हो जाता है यहाँ पर। लेकिन ऐसे आपको प्रूव करना है, ऐसे प्रूव करोगे तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अपरिमेय कह रहा था, हम लोग परिमेय मान लेंगे।
माना माना कि क्या है 3 + 2√5 3 + 2 × √5 एक परिमेय संख्या है। तो लिखो 3 + 2 × √5 होगा बराबर P/Q। अब इसको क्या करो, इधर ले जाओ, प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में। 2 × √5 बराबर P/Q -3। अब क्या करो दोस्तों, इसको भिन्न के घटाओ, जो करते हो वो करो। 2 × √5 Q1 का एलसीएम Q से भाग दो, Q में तो कट जाएगा, एक से P में गुना करोगे तो P। 1 से Q में गुना, जो 1 है और Q है, Q से 1 में भाग दो तो Q बार, Q से 3 बार गुना होगा तो 3Q। चलो ठीक है। अब ये भी बचा है तो इसको इसके बट्टा में कर देंगे। √5 बराबर P-3Q बट्टा ये जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पे समझ लो 1 है। कैंची गुना करते हो तिर्यक गुना, ऐसे वैसे कर लोगे तो यहाँ पे 2Q आ जाएगा। अब इसीलिए √5 बराबर P-3Q बट्टा 2Q। ये जो दोस्तों है यह परमेय संख्या, ये क्या है परमेय संख्या, और यह अपरमेय संख्या है। अब क्या क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन लिख करके इसका परिभाषा भी लिखेंगे, जिसको समीकरण फर्स्ट मान लो। तो लिखो समीकरण फर्स्ट में P-3Q बट्टा 2Q एक क्या है परमेय संख्या, क्या है एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। लेकिन ये जो √2 है, √5 एक अपरमेय संख्या है। अतः समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट होता है कि परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या
अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। एक बार और समझ लो, मैंने क्या किया, माना कि 3 + 2 × √5 एक परमेय संख्या है और परमेय पूछ रहा था। तो चलो ये जो दिया है इसको बैलेंस कर दिए, ये जो 3 है इधर आ गया और 2 × √5 अब इस साइड में राइट साइड में क्या करना है, भिन्न का घटाव कर लेना है। करने के बाद p - 3q/q आया। तो ये यहाँ से फिर ये जो 2 है इसके बट्टा में कर दिए, तिर्यक गुना कर दिए, इसीलिए √5 बराबर p - 3q/2q। समीकरण फर्स्ट में p - 3q/2q एक परमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के रूप में है, p/q के रूप में है ना, रूट अंडर कुछ नहीं है। तो √5 एक अपरमेय संख्या, √5 एक अपरमेय संख्या। अतः समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट होता है कि परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का योगफल सदैव अपरमेय संख्या होता है। यही है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये परमेय हो गया और ये अपरमेय हो गया। तो यहाँ पे देखो 3 + 2 √5, ये प्लस का चिन्ह है, ये जो कि आपका ये जो है ये आपका कुछ नहीं तो 1 है, परमेय है। ये जो है आपका अपरमेय है, ये क्या है, अपरमेय है। तो परमेय और अपरमेय संख्या का योगफल सदैव अपरमेय संख्या होता है। तो चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थर्ड में क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय संख्या है। फर्स्ट में 1/√2, सेकेंड में 7 × √5, थर्ड 6 + √2। तो चलिए हम थर्ड का फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। प्रश्न फर्स्ट से पहले मान लेते हैं, माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या। फिर करना है दोस्तों अपरमेय संख्या को प्रूव करना है, तो क्या मानना है, परमेय मानना है। कहेगा परमेय संख्या सिद्ध करें तो क्या मानेंगे, अपरमेय संख्या मानेंगे। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ पूछता है कि अपरमेय संख्या है या नहीं है प्रूव करने, अपरमेय संख्या नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है परमेय संख्या है।
कैसे लिखेंगे इसको, चूँकि 1/√2 बराबर P/Q। अब ये जो है 1/√2 है, इसको तो आप इसमें गुना नहीं कर सकते हो, तिर्यक गुना नहीं कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, ये जो है इसका परम्यकरण करना होगा, हर का परम्यकरण करना होगा। तो लिखेंगे हर का परम्यकरण करने पर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिर्फ बायां पक्ष में। वैसे आप जब अपने बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करोगे तो ऐसे नहीं बनाना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर कर रहे हो तो चलो ठीक है। तो करते हैं हर का परम्यकरण। ये जो √2 है, √2 है, इसको क्या करना है, इसी को एक बार ऊपर ले जाना है और फिर इसी को एक बार नीचे लिख लेना है, बराबर P/Q। मतलब हर का परम्यकरण कह रहा है, कभी अंश का भी परम्यकरण कह देगा। तो यहाँ पे जो √2 है इसका हर का परम्यकरण किए, क्योंकि ये जो होता है हर होता है भिन्न बराबर, एक होता है फॉर्मूला भिन्न बराबर अंश बट्टा हर, ऊपरला का अंश निचल का हर होता है। अब इसको एक बार ऊपर ले गया और उसी को एक बार नीचे कर दी, तो गुना कर लो, 1 गुना √2 तो √2। ये जो है √2 गुना √2, ये गुना होगा तो √4 हो जाएगा, √4 हो जाएगा। लेकिन आपको पता होगा कि ये जो 4 होता है इसको हम लोग 2 गुना 2 लिखते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। ये जो है 2 है तो एगो हम निकाल लेते हैं, उसी को कहते हैं वर्गमूल। तो इसका 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चलिए इसको डायरेक्ट हम 2 लिख देते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं 2 लिख देते हैं। 2 है तो डायरेक्ट हम 2 रख लिए, जोड़ा के रूप में है। 2 गो का आधा के कितना होगा, 1 होगा, 6 का आधा 3 गो, P/Q। अब देखो, अब तिर्यक गुना आना चाहिए, क्या तिर्यक गुना आना चाहिए। तिर्यक गुना यानी कैंची गुना, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। तो 2√2 को यहीं पे रख देना है, क्योंकि हम लोग को प्रूव करना है कि अपरमेय संख्या है या नहीं है। इसको छोड़ देना है, ये ऊपर गुना हो जाएगा तो 2P/, इसके नीचे आ जाएगा Q, ये Q। इसीलिए √2 बराबर 2P/Q। समीकरण इसको फर्स्ट मान लो। √, क्या है 2 एक परमेय संख्या है, और ये जो है 2P/Q एक अपरमेय संख्या है। अगर ये जो √2 है यह अपरमेय संख्या है तो 2P/Q को भी अपरमेय संख्या होना चाहिए। तो लिखते हैं हम लोग सिस्टमेटिक वे में,
समीकरण फर्स्ट में √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो 2p/q भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होना चाहिए, होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग तो p/q को परमेय संख्या माने हैं ना, यानी 1/√2 को परमेय संख्या हम लोग माने हैं। लेकिन ये तो अभी भी √2 जो है यह अपरमेय संख्या आ रहा है, और 2p/q जो है यह परमेय संख्या हो रहा है। √2 अपरमेय संख्या, 2p/q यह परमेय संख्या हो रहा है। तो हम लोग गलत मान लिए हैं, परमेय संख्या माने हैं, तब पर भी यह अपरमेय संख्या ही हो रहा है। तो इसलिए हम लोग लिखे हैं कि समीकरण फर्स्ट में √2 एक अपरमेय संख्या है, तो 2p/q भी एक अपरमेय संख्या ही होना चाहिए। वैसे तो 2p/q एक परमेय संख्या होगा, क्योंकि हम लोग p/q के फॉर्म में लिखे हैं। अब अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या होगी। अब ये नहीं है कि हम लोग किताबी भाषा लिखेंगे कि √2 एक अपरमेय संख्या है, तो 2p/q भी एक अपरमेय संख्या होगा। अतः हमें इस विरोधाभास से, या हम इस विरोधाभास से पाते हैं कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप किताबी भाषा से ऊपर उठो। अगर भूल जाओगे परिभाषा तो क्या करना है, अपना परिभाषा बनाना है ना। तो चलिए नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 2p/q एक परमेय संख्या है, तो √2 भी एक परमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं आया। आप अपना डिफिनेशन बनाओ जिससे कोई दिक्कत ना हो। चलिए प्रश्न दूसरा है, तीसरा का दूसरा क्या है, 7 इंटू √5। तो मान लेंगे इसको भी माना कि 7 इंटू √5 एक परमेय संख्या है। तो 7 इंटू √5 बराबर चूंकि p/q। आप एक और स्टेप बढ़ा सकते हो, यहाँ ब्रैकेट में चूंकि q = नॉट 0 लिख दोगे तो एग्जामिनर जो हैं, जो आपकी कॉपी चेक करेंगे, वो प्रभावित हो जाएंगे आपसे कि इनको सब पता है।
तो अब ये जो है 7 जो गुना में है वो क्या हो जाएगा, इसके नीचे में जाएगा, यानी तिर्यक गुना। सोचो डायरेक्ट तिर्यक गुना, कुछ नहीं है तो 1 है, या का चिन्ह दो, √5 p/q, और ये जो 7 से इससे गुना हो जाएगा। ऐसे ऐसे गुना करने आता है ना, एक को p से करोगे, 7 √5 को q से करोगे, लेकिन हम लोग को प्रूव करना है कि अपरमेय है संख्या है या नहीं है, तो इसीलिए √5 को इधर छोड़ देंगे। तो चलिए, इसीलिए √5 बराबर p/7q, इसको समीकरण फर्स्ट में। हमेशा अपना डिफिनेशन देना, हमेशा क्या करना है, अपना डिफिनेशन देना है। चलो, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो अपना डिफिनेशन देता हूँ और बार बार डिफिनेशन चेंज होते रहता है। एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपने मन से डिफिनेशन बनाता है। मैं अपने आप को टीचर नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप को आपका भाई मानता हूँ। तो चलो, समीकरण फर्स्ट में √5 एक अपरमेय संख्या है। ये अपरमेय संख्या है, तो हम लोग p/7q को भी अपरमेय संख्या ही मानेंगे। अगर p/7q परमेय संख्या है तो √5 भी परमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, √5 अपरमेय संख्या हो रहा है। इसीलिए समीकरण फर्स्ट में √5 एक अपरमेय संख्या है, तो p/7q भी एक अपरमेय संख्या होनी चाहिए। अतः हम जो माने हैं वह गलत साबित होता है। हम लोग क्या माने हैं कि 7 × √5 एक परमेय संख्या, लेकिन ये क्या हो रहा है कि अपरमेय संख्या हो रहा है। समीकरण फर्स्ट में √5 एक अपरमेय संख्या है, तो p/7q भी तो अपरमेय संख्या ही होगा ना जी, क्योंकि 7 × √5 को हम लोग परमेय मान लिए, लेकिन √5 एक अपरमेय हो रहा है। इसलिए p/7q भी एक अपरमेय संख्या होनी चाहिए। अतः हम जो माने हैं वह गलत साबित होता है। इसको जो माने हैं वो गलत साबित हो रहा है, या अपरमेय संख्या हो रहा है। तो अब लिख देंगे 7, इसीलिए 7 × √5 एक अपरमेय संख्या है। या आप एक और डिफिनेशन बना सकते हो कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल, ये जो है कुछ नहीं 1 है, ये है आपका अपरमेय, ये जो है आपका 7, इसके बट्टा में 1 है, ये आपका परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल भी एक अपरमेय संख्या होता है। यहाँ पर आप
लिख सकते हैं, लेकिन लिखना नहीं है, इतना डेफिनेशन सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ समझने के पर्पज से। तो चलिए नोट कर लीजिए। चलिए मिटाता हूँ इसको। क्या ये तीसरा बना लोगे? थर्ड का तीसरा 6 प्लस रूट अंडर 2। हम लोग एग्जाम्पल किए थे उदाहरण 10वां, जो कि माइनस था 5 माइनस रूट अंडर 3। यहाँ पे सिर्फ 6 प्लस रूट अंडर 2 है, वैसे ही सॉल्व करना है। वहाँ पे घटाव फल किए थे, यहाँ पर योगफल करेंगे। लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। तो चलिए प्रश्न थ्री से हल। प्रश्न 3 से क्या दिया है? 6 प्लस रूट अंडर 2। इसको मान लो परमेय संख्या, क्योंकि सिद्ध करना है अपरमेय संख्या। तो माना कि 6 प्लस रूट अंडर 2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या होने के लिए हम लोग गुणा पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखोगे, चूँकि यहाँ पे चूँकि q इज इक्वल टू नॉट 0 यहाँ लिख दोगे ऐसे तो प्रभावित हो जाएंगे एग्जामिनर। अब क्या करो, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या रूट अंडर 2 बराबर p बट्टा क्यू माइनस 6। अब यहाँ आपको एलसीएम लेने आता होगा और भिन्न का घटाव करने आता होगा। रूट अंडर 2 बराबर ये q है, q और 1 का एलसीएम करोगे तो q से q में भाग दोगे तो एक बार में, और ऊपर p उतर जाएगा। फिर q को आप 1 को, ये q को q से भाग दोगे, q को 1 से भाग दोगे तो q बार में, q को इससे भाग दोगे तो भाग नहीं जाएगा, इसीलिए इसे गुना हो करके q से भाग दोगे 1 में तो ये q और ऊपर ये गुना हो जाएगा तो 6q। अब क्या करोगे, लिखोगे इसीलिए रूट अंडर 2 बराबर p माइनस 6q बट्टा q। इसको समीकरण मान लो फर्स्ट। अब देखो रूट 2 क्या है, एक अपरमेय संख्या, और p माइनस 6q बट्टा q क्या है, एक परमेय संख्या है। लेकिन रूट 2 अपरमेय संख्या है तो p माइनस 6q बट्टा q भी अपरमेय संख्या ही होना चाहिए, क्योंकि किसी भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योगफल सदैव अपरमेय संख्या ही होता है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग डिफिनेशन के रूप में। और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, बनाओगे क्वेश्चंस को नहीं, तो तब तक आपके माइंड में घुसेगा नहीं, समझ में आएगा नहीं। इसलिए वीडियो देखने के बाद आप लोग सॉल्व करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, तो p माइनस 6q बट्टा q
p माइनस 6q बट्टा q भी एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए होनी चाहिए होनी चाहिए। अतः हम जो माने हैं वह गलत साबित हो गया। गलत साबित हुआ या हो गया? साबित हुआ। अर्थात यानी कहने का तात्पर्य है कि अर्थात कहने का तात्पर्य है कि किसी भी परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है। इसीलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। डिफिनेशन तो अपना मन से मैं दे रहा हूँ, देख सकते हो कितना अच्छा डिफिनेशन है। तो आप लोग नोट कर लोगे। ये जो है यानी ये जो 6 है, 6 ये थर्ड का तीसरा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 6 बट्टा जो 1 है 6/1 इसको p/q के रूप में लिखते हो। तो ये परिमेय संख्या आपका हुआ, ये आपका परिमेय संख्या, और ये प्लस है ये आपका अपरिमेय संख्या। मैंने आपको डिफिनेशन में भी बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो चलिए वही सब लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लोगे। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम लोग कल मिलेंगे 1.4 के चैप्टर के साथ, और उसमें हम लोग परिभाषा देखेंगे और उसमें कुछ फॉर्मूला हैं शांत और अशांत को चेक करने के लिए, वो हम लोग कल देखेंगे। और उससे रिलेटेड जो प्रश्नावली और जो उदाहरण होंगे वो सब करेंगे हम लोग। तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।